हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू द हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या पता है कि हाइड्रोजन एटम में ओनली वन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर, ठीक है। और वन इलेक्ट्रॉन का इन हाइड्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन होगा और उसका चार्ज कितना होगा, विद चार्ज दैट इज -e, राइट। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सिर्फ एक ही एटम। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का क्या है, दैट इज Z इज इक्वल टू 1, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद पोटेंशियल एनर्जी V, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हमारी, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू -ZE² R, ठीक है। अब ये कैसे आता है, यहाँ पर हम R को देखते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम स्मॉल r कंसिडर करते हैं, और हमारे पास V की वैल्यू जो है दैट इज -ZE² R, ओके। अब देखो ये V की वैल्यू से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, दैट इज del² psi अपॉन del x² प्लस del² psi बाय del y² प्लस del² psi बाय del z² प्लस E8 pi² m अपॉन h²। E माइनस v होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दैट इज प्लस ZE² अपॉन r इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी न्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। अब ये जो है दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी, मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो है एक मैथमेटिकल इंट्यूशन है, श्रोडिंगर डी मीन्स हमारे पास इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी वैल्यूज से आएगी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और कैलकुलेटेड वैल्यूज से हमारे पास क्या इन दोनों की एटॉमिक सिस्टम की वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, और उसी के हिसाब से हमारे पास जो है हमारी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकल पाएगा, ठीक है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है दैट वाज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम को ये सॉल्व करके हमारे पास जो है फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज En दैट इज इक्वल टू -2 pi² m e⁴ Z² अपॉन n² एंड h²। तो ये हमारी जो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। nth एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये आई थी फॉर्मूला दैट वाज बाय सॉल्विंग, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, Z जो है हमारा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम Z की वैल्यू देखें, Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, और अगर हीलियम आयन मतलब वो भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए Z जो है हमारा 2 है, ठीक है। और लिथियम आयन वो भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है Li2+, तो उसके लिए Z भी हमारे पास 3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास E जो है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और N जो है दैट इज एन इंटीजर दैट इज 1 2 3, मतलब ये हमारे पास एनर्जी लेवल को डिपेंड करेगा। तो N जो हमारा क्या है दैट इज एनर्जी लेवल, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वेयर R जो है हमारे पास, सॉरी इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पहले R बता दिया, पहले हमारे पास En जो आएगा एनर्जी ऑफ nth लेवल, वो हमारे पास क्या आएगी -R इंटू Z² अपॉन n²। तो ये इसी को ही हमने इस तरीके से लिखा है ईजी की फॉर्म -R Z² अपॉन n², और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 pi² m e⁴ अपॉन h²। तो ये सारा जो है हमने R ले लिया, और -Z² अपॉन n² हमारे पास हमारी एनर्जी के जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दी, ठीक है। ये जो R है हमारा दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। अब जब हम m e, ठीक है, H और Z की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में, तो हमारे पास En मतलब nth ऑर्बिटल की nth एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या आ जाएगी, दैट इज 2.17 इंटू 10⁻18 अपॉन n² जाउल पर एटम, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2.17 इंटू 10⁻18 जाउल पर एटम अपॉन n², ठीक है। अब अगर इसको किलो जाउल में चेंज करेंगे पर मोल में, तो -1311.8 बॉन n² किलो जाउल
पर मोल हमारी एनर्जी बन जाएगी फॉर nth एनर्जी लेवल। ठीक है, अब हमारे पास टोटल लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम लोएस्ट एनर्जी स्टेट हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू -r। ठीक है, मतलब हमारे पास z की वैल्यू भी 1 है हाइड्रोजन के लिए और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी फॉर द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू -r हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है दैट इज -2.17 × 10⁻18 जॉल पर एटम। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू -1131.8 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन हमारी दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल विद द बोहर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है दैट अप्रोच लाइज एग्जैक्टली विद द सेम एज द बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के साथ ये कॉरेस्पॉन्ड कर गई थी, इसलिए हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक आइडियल इक्वेशन माना जाता है फॉर स्टडिंग द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारी होगी एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू दी हाइड्रोजन एटम। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अब देखो, हमने साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस पढ़ना है। जो साई होता है हमारा दैट रिप्रेजेंट दी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है। और हमारे पास जो साई है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ओके, अब हमने देखा कि ये तो इलेक्ट्रॉन का एटम में डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहिए, पर लेकिन हमने क्या देखा कि साई जो है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बट इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा था, बिकॉज साई जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, बट ये सिर्फ ओनली कहेगा अगर साई की वैल्यू जो है 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी मतलब ये नहीं बता रहा कितने % हमारा जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ ये बताएगा कि अगर पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन है, अगर 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिर्फ ये बताता है हमारा साई। ठीक है, मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा एक्चुअल में जब हमने इसको सॉल्व किया तो साई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही थी। तो ये इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है या फिर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया साई का, कि हमारे पास ये इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। हम लिख सकते हैं नो फिजिकल मीनिंग बट ओनली, ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन, बट ओनली अ मैथमेटिकल फंक्शन, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये it must be it can be positive, negative और imaginary। इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारा सिग्निफिकेंस है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, अब हम लाइट वेव में क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने साई स्क्वायर को डेराइव किया था। तो जस्ट वेट, हम उसको नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो देखो, फॉर लाइट वेव के नेचर में हमने क्या देखा, दैट स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमने यूज़ किया इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में, और हमने क्या बताया दैट स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन या इलेक्ट्रॉन वेव साई स्क्वायर, ठीक है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का स्क्वायर, that is equal to intensity of electrons at any point। intensity of electrons मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं at any point। तो ये हमें बता रहा है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कितने % इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वैसे ये कुछ नहीं बता रहा था साई। ठीक है ना, तो जो है अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हीज़नबर्ग प्रिंसिपल, जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट कैनॉट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें कोई सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं दैट साई डिटरमिन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट बात तो नहीं बताएगा, बट लेकिन साई स्क्वायर क्या बता सकता है, इट डिटर्मिन्स, ये लाइन लिख लीजिए, इट डिटर्मिन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग the electron, probability density of finding the electron at that point।
एक पॉइंट पर अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो निकाल ही सकते हैं ना, तो ये हमें साई स्क्वायर बता देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है दैट अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है 0 के नियरली बराबर हो तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी। और अगर हमारे पास साई की वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल हो तो लो प्रोबेबिलिटी, और अगर साई की स्क्वायर की वैल्यू जो है हाई हो तो ये मतलब क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है, मतलब वो एक टाइम पर वो काफ़ी देर के लिए एक ही पोजीशन पर नई जगह अपना वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि साई मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। तो साई स्क्वायर जो है वो रियल क्वांटिटी होती है, तो ये हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो हमेशा साई स्क्वायर है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि नेगेटिव जो है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो दैट इज़ वाई साई स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कई बार हम साई स्क्वायर की जगह पर साई इंटू साई स्टार भी यूज़ करते हैं। साई स्क्वायर को कई बार हम साई इंटू साई स्टार भी लिख सकते हैं, ये हमारा हमने पढ़ा हुआ है ना इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्यों लिखते हैं, दिस इज़ यूज फॉर दैट साई हैज़ इमेजिनरी वैल्यूज़। तो साई इंटू साई स्टार जो है वो रियल वैल्यू देगा। साई स्टार जो है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, ठीक है, ये हम हर्मिशन ऑपरेटर में पढ़ा था दैट साई स्टार जो है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। अब हमारे पास क्या होता है कि साई जो है वो इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो साई की वैल्यू क्या आती है, दैट इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। आयोटा क्या होता है, दैट इज़ रूट ऑफ -1, ठीक है ना। आयोटा एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो इसका आंसर है दैट इज़ रूट ऑफ -1, ठीक है। और हमारे पास साई स्टार क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू आई एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। जो है ये दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, ठीक है। तो हमारा साई जो है दैट इज़ एक्स कैन बी एक्स प्लस वाई, और साई स्टार जो है दैट कैन बी एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब जब हम साई इंटू साई स्टार करते हैं, साई इंटू साई स्टार जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम अगर सॉल्व करके लिखें रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो दैट इज़ इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल में एक रियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो साई इंटू साई स्टार जो है ये हमारी एक रियल क्वांटिटी है, ठीक है। और जब हमने देखा कि साई जो है हमारा रियल है, तो साई इंटू साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर, बिकॉज साई स्टार भी हमारा साई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रियल वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये हमारे सिग्निफिकेंस होते हैं साई और साई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हमारा टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, and thank you so much.